तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में हम पहला अध्याय करेंगे कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान में। इतिहास की किताब है, हरियाणा वाले विद्यार्थियों के लिए नई किताबें 2022 में निकाली गई हैं। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, 23 में देख रहा है, 25 में, जब भी मन कर रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो है आपको पहले चैप्टर को कराया जाएगा बिल्कुल डिटेल के साथ में। वो हम आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या सीन है। फिलहाल हम जानते हैं जो हमारी बुक है वो है हमारा भारत 3। ये किताब आ चुकी है हरियाणा के अंदर। तो अगर ये डाउनलोड नहीं करी है, अगर 2022 में ही वीडियो देख रहे हो तो डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ में, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगी। और अगर आपको के पास किताब आ चुकी है तो पढ़ोगे भैया आप। चलो समझते हैं किताब को। पहला पार्ट देखते हैं हम किताब में से, और पहले पार्ट का हमारा नाम क्या है, मुगल सम्राटों की कहानी है। बहुत मजा, मतलब नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है इस कहानी को जान के। मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पे हमें जानने को मिलेगा एक ऐसे राजा की कहानी जिसको बार बार पीटा गया और पिट गया बेचारा। बहुत खतरनाक कहानी है, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका कहानी सुन के। बट हाँ, उससे पहले काम की जानकारी दे देता हूँ। मैंने जो है ना हर एक चैप्टर की आपकी पूरी इतिहास की किताब और बाकी की किताबें भी, उनके जो है आपके इतिहास के लिए स्पेशली बता दूं, नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज, तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको अगर नोटबुक में लिखनी है तो वेबसाइट है cclchapter.com, cclchapter.com। गूगल पे सर्च कर सकते हो या CCL चैप्टर लिखोगे ना आप तो आ जाएगी, .com लगा दोगे तो जल्दी आ जाएगी। तो ये जो है वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर ये ढूंढने में दिक्कत आए, कोई बात नहीं भैया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से विजिट कर लेना, डायरेक्ट उसके पेज पे चले जाओगे जहां पे आपको ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी। और उसके अलावा जो है आपको अगर वीडियोस देख के मजा आएगा, वीडियो समझने में मजा आता है वीडियो के थ्रू, तो आप जो है वीडियोस भी देख सकते हो। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो खत्म होगी जैसे ही तो उसके बाद में भी वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो उस पर क्लिक करके भी जा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम डिटेल में सॉल्यूशन समझेंगे, डिटेल में सारी चीजें समझेंगे। डिटेल का मतलब मेरा यहाँ पे है कि लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को मैं पढ़ने वाला हूँ आपके सामने और उसको समझाने भी वाला हूँ साथ के साथ में। तो यह है डिटेल्ड वीडियो हमारी। और उसके अलावा एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं समरी वीडियो। समरी वीडियो के अंदर क्या होगा, छोटा सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि चैप्टर वही होगा, आपका यही चैप्टर होगा, बट इस वीडियो को करने में, कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, लगभग 40-50 मिनट लग सकती हैं। बट समरी वीडियोस के अंदर 30 मिनट से पहले पहले आपका जो चैप्टर हो जाए, मतलब इससे ऑलमोस्ट आधे से कम के आसपास टाइम हो जाता है, टाइम बचता है। लेकिन वो टाइम अगर एग्जाम के टाइम पे वीडियो देखते हो तो उन वीडियो को देखना, क्योंकि वो टाइम बचा लेंगे आपकी। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग है, आपकी सिलेबस प्रिपेयर करने लगे हो अभी, तो भैया लाइन बाय लाइन वाली वीडियो देखना, डिटेल में सारी चीजें समझ आएंगी, कहानी में मजा भी आएगा अच्छे से। वहां मजा नहीं आता उतना, बट हाँ मजा तो हर जगह है, समझने वाला चाहिए भैया। चलो अब देखते हैं इस पार्ट को। बहुत प्यारी कहानी है, बाबर की कहानी। बात है 1526 ईस्वी की। पहला मुगल वंशज था बाबर। बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में मुगल राजवंश की नींव रखी, यानी कि पहला जो है शासक बना बाबर। परंतु मुगलों को प्रारंभ से ही भारतीय स्थानीय शक्तियों के कड़े प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा, यानी कि भारत में कहीं पर भी कब्जा करने आते तो मार पड़ती उनको गंदे वाली। तो वही हुआ इनके साथ में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा संग्राम सिंह ने जो है बाबर का प्रतिरोध किया। वहां पे लड़ाई मच गई उनके आपस में 1527 में, मतलब इस समय तो इन्होंने अपना राज्य शुरू करा था बनाना और अगले ही साल लड़ाई मच गई। अब बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को तो शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान से ही खदेड़ दिया, भगा भगा के पीटा। उत्तराधिकारी का मतलब जानते हो ना, कि उसके आगे के जो पीढ़ियां थी हुमायूं, तो उसको जो है शेरशाह सूरी ने भगा दिया देश से, कि निकल भाग यहाँ से, लड़ाई में हार गया होगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली आगरा से मुगलों को हराकर हिंदू साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप की बहुत मजेदार कहानी है, अब जानेंगे इस चैप्टर में, डोंट वरी, मजा आएगा। खतरनाक बंदा था ये। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। महाराणा प्रताप तो आजीवन अकबर के लिए प्रबल चुनौती रहे, क्योंकि बहुत तगड़ा बंदा था, खतरनाक ही सीन कर दिया था इसने। जब लड़ाई हुई थी ना, युद्ध हुआ था इनका, तो इसने जो है, अकबर डरता था इससे, तो अकबर ने अपना सेनापति भेजा महाराणा प्रताप के पास में कि चलो युद्ध में हरा के मेरे को खुशखबरी देना। महाराणा प्रताप ने उस बंदे को, उसका जो सेनापति था, घोड़े सहित बीच में तलवार से काट के अलग अलग कर दिया, 2 हिस्से कर दिए थे। इतनी पावर थी इनके अंदर।
तो बहुत कभी इसकी जीवनी पढ़ने को मिले ना, जरूर से पढ़ना, मजा आएगा आपको। प्रस्तुत अध्याय में हम मुगल सम्राटों एवं उनके विरुद्ध होने वाले प्रारंभिक प्रतिरोधों, विशेषकर हेमचंद्र, विक्रमादित्य, रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप के ये 3 कैरेक्टर है, एक ये और एक ये, तो इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको महाराणा प्रताप का, बट अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको सिर्फ कोई चैप्टर सिलेबस नहीं है वहाँ पे, बट आपको कहानी, मजेदार कहानी जानने को मिलेगी महाराणा प्रताप की, देश के खतरनाक योद्धा की कहानी। चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है एग्जैक्टली, तो वहां पे हमें पता चला कि हमें चैप्टर में मिलेगा क्या आखिरकार। 1526 ईस्वी में भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। राजनीतिक स्थिति का मतलब है कि खस्ता हालत थी भैया, कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई राजा वगैरह ढंग से काम नहीं हो रहा था सिस्टम में, रूलर अच्छे नहीं थे। कुल मिला के भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के शासक आपस में एक दूसरे से जलते रहते थे और लड़ते रहते थे, मतलब वही पड़ोसी का झगड़ा चलता रहता है इनका भी, जिसका लाभ तैमूर और चंगेज खां के वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने उठाया। किसने फायदा उठा लिया इस लड़ाई का? बाबर घुस गया बीच में, मतलब तीसरा बंदा आके मजे लेने आ गया था यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है इसके साथ में। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध, पानीपत में पहला युद्ध हुआ, हरियाणा में पड़ता पानीपत भी, तो पानीपत के पहले युद्ध 1526 ईस्वी में दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रख दी। बोले हम आ गए, लठ गाड़ दिया इधर ही आके। इस वंशज के शासकों ने लंबे समय तक दिल्ली पर शासन किया, दिल्ली पर बैठ गए, जम गए कि हम नहीं छोड़ के जा रहे दिल्ली को। अब यहाँ पे मुगल शासकों के जो है कुछ यहाँ पे पीढ़ियां दर्शाई गई हैं, और ये जो है अगर आप आने वाले जो टाइम है जब आपको जॉब की प्रिपरेशन करनी होगी उन चीजों की, तो अगर आप सोच रहे हो सरकारी नौकरी लेने की, तो ये जरूर से याद रखना, ये बहुत काम आती है जीके टाइप के क्वेश्चंस में। पहला जो था शासक था उनका वो था बाबर, फिर दूसरे पे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। अब ये जो है ना पूछा जाता है कि पहला शासक कौन था मुगल वंश का? बाबर। आखिरी वाला भी याद होना चाहिए बस, औरंगजेब, ठीक है। और अकबर वो राजा था जिसने सल्तनत का विस्तार इतनी खतरनाक स्पीड से कर दिया था, मतलब जो इलाके कब्जा करने थे ना वो बहुत ज्यादा कब्जा कर दिया था अकबर ने, तो इसीलिए हम अकबर को ज्यादा जानते हैं। और ये जो है इनकी शुरुआत हुई 1526-30, ठीक है, इस समय तक ये रहा, 30 से 40 तक, और फिर 55 से 56 तक ये हुमायूं रहा, फिर अकबर 56 से 1605 तक ये रहे, फिर जहांगीर आ गया 1605 से 1627 तक, 1627 से 58 तक शाहजहां, और 1658 से 1707 तक औरंगजेब रहे। उसके बाद दूसरे शासकों ने राज किया। अब मुगल कौन थे? सबसे बड़ा सवाल, जिन मुगलों की हम बात करें, ये हम आखिरकार इन मुगल जो व्यक्ति हैं इनको कहते किसको माने हम? मुगल कौन थे? मुगल जो है ना मुख्य रूप से मध्य एशिया के थे। वे तुर्क और मंगोल जाति का मिश्रण माने जाते हैं, मतलब भारत के नहीं थे। भारत वाले की चुटर पुटर चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये बाहर का बंदा आके यहाँ पे राज करने की सोच रहा था। मंगोल जाति के तुर्क के थे वो, वहां पे मुगल चगताई भाषा बोलते थे, और जो तुर्की की ही एक बोली थी, तुर्की एक देश है, तो उज्बेकों से हारने के बाद बाबर ने भारत को रुख कर लिया। बोले वहां के बंदे तो तगड़े हैं, पिटाई करते हैं, तो बोला वहां नहीं जा रहा मैं तो भारत जाऊंगा, भारत में जाके कब्जा करूंगा, उधर तो नहीं बनेगी अपनी बात। तो बाबर की बात करते हैं पहले तो हम। बाबर था कौन, कहाँ से क्या सीन हुआ, उसने किस किस को पीटा या कहाँ वो जाके पीटा? बाबर जो है भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वह उज्बेकिस्तान का निवासी था। कहाँ का? उज्बेकिस्तान से आ गया था वो। बाबर ने 1519 ईस्वी से 26 के बीच में भारत पर 5 बार हमले किए। मतलब कि जैसे आपका पड़ोसी, 2 परिवारों की लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, पहली कोशिश नाकाम कोशिश, दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश, चौथी कोशिश कि भैया हरा दो, तुमको बस कब्जा करना है तुम्हारे घर पे, वही काम हो रहा था। अब कब्जा इतना आसान था नहीं इसके लिए, तो इसने 5 बार आक्रमण करे। उनका 5वां आक्रमण दिल्ली पर हुआ सीधा। इस युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। 5वीं बार उसको सफलता मिल गई। दिल्ली में इब्राहिम लोदी राज कर रहा था, उसको हरा दिया बेचारे को, धोखा हो गया उसके साथ में, और दिल्ली पे जाके बैठ गया मुगल। यह युद्ध पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोप जानते हो ना, वो एक गोला सा फेंकता है, ऐसा सा होता है, वो झांसी की रानी वाले कार्टून वो कहानी है वो देखी होगी आपने, तो वहां पे यहाँ पे मसाल होती है, उसमें आग लगाओ, ऐसे गोला निकल गया था बाहर खतरनाक स्पीड से, तो वो वाली उनको तोप बुलाते हैं। तो तोपों और तुलगुमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया।
इस युद्ध के बाद बाबर को 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा व हसन खां मेवाती से दो दो हाथ करने पड़े, यानी कि अगले ही साल लड़ाई हो गई इनकी दूसरे के राजा के साथ में। बाबर ने जिहाद का सहारा लेकर युद्ध को जीत लिया, मतलब जाति धर्म वाला मामला कर लिया उसने और युद्ध जीत गया वो। इसके बाद बाबर ने चंदेरी यानी कि 1528 में व घाघरा 1529 के युद्ध में विजय प्राप्त करके मुगल वंश की नींव को सुदृढ़ किया, यानी कि नींव जो है अच्छी बना ली, इलाका का ज्यादा कब्जा कर लिया इसने। ठीक है। राणा संग्राम सिंह राणा सांगा कौन था ये? बाबर को भारत में जड़े जमाता देखकर उस काल के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक राणा सांगा 1482 से 28 तक 1528 तक इनका राज था, उन्होंने उसको युद्ध के लिए ललकार दिया। राणा ने बहुत से भारतीय राजाओं को एक संघ का रूप दिया जिसमें चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खां मेवाती और पानीपत में परास्त हुए यानी कि जो हार चुके थे अफगान, वो सारे लोग शामिल हो गए कि ये तीसरा बंदा यहाँ कर क्या रहा है, ये घुस कैसे आया यहाँ पे, पहले इसको पीटो बाद में देखेंगे अपने झगड़े। तो बाबर ने राणा सांगा का समर्थन करने वाले मुसलमानों को काफिर घोषित कर दिया। अब वो आज भी चलती है हिंदू मुसलमान की, भैया तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम ऐसे, हमारी पार्टी ये है वो है, वैसे वोट खींची जाती है। यही हुआ उस टाइम पे भी, इतने पुराने टाइम पे भी, कि राणा सांगा का समर्थन कर रहे थे कुछ मुसलमान, तो उनको जो है काफिर घोषित कर दिया, बेइज्जती हो गई उनकी, तो तख्ता पलट कुछ गड़बड़ होने वाली है जरूर से। राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा के पास 16 मार्च 1527 को दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। हो गई लड़ाई शुरू। राणा सांगा ने मुगलों के पांव उखाड़ दिए। राणा सांगा भैया अब इतने सारे, देखो कितने सारे लोगों को जोड़ा इसने, देखो इधर से जोड़े, मेवाती जोड़े, अफगान में जो अफगानी से जो हार गए थे उनको भी अपने साथ कर लिया। इतनी बड़ी सेना और उसके सामने बेचारा बाबर करता भी क्या, पांव उखाड़ दिए उसके, बाबर के बेचारे मुगलों के पांव उखाड़ दिए। घाव लगने से मूर्छित होने के कारण राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। चोट लग गई बेचारे को, लड़ाई है कुछ भी हो सकता है। राजपूतों के साहस पूर्वक प्रतिरोध को देखते हुए बाबर ने ना तो उसका पीछा किया और ना ही वह मेवात प्रदेश पर आक्रमण करने का साहस जुटा पाया, क्योंकि जब उसको पता लगा ना कि भैया हल्के में ना लेना, तो ताकत दिख गई थी इसको, तो अगली बार ये संभल के करेगा। अब यहाँ पे हरियाणा के जो है वीर मोहन सिंह मंढार की बात है। मोहन सिंह मंढार का जो संबंध है वो हरियाणा के कैथल जिले से है। उनका जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ। उसने अपने गांव को घेरने वाले बाबर के भेजे हुए मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई, मतलब बहुत नुकसान कर दिया। लड़ाई जो आ रहे थे पीटने के लिए, बाबर ने अब बड़ी भारी सेना के साथ अपने सिपाही सालार, तरसम बहादुर और नौरंगबेग को भेजा, जो पानीपत में लड़ चुके थे। एक्सपीरियंस आ चुका था कि भैया ऐसे ऐसे लड़ाई होती है, ऐसे ऐसे इनको हराया जा सकता है, तो उनको भेज दिया उसने। मोहन सिंह की वीरता की कथाएं सुन चुके मुगलों ने धोखा देने की योजना पहले से बना रखी थी। मुगलों ने सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। जब ग्रामीण युद्ध में व्यस्त थे तभी पीछे से आकर बाबर के सैनिकों ने पूरे गांव को जला डाला। मोहन सिंह गांव को जलता देख गांव की ओर वापिस आ गया। अपने लोगों को बचाने के प्रयत्न में मोहन सिंह को कैद कर लिया गया। उस दिन हजारों नर नारियों बच्चों को शाही सेना ने कैद कर लिया और मोहन सिंह के साथ उन कैदियों को दिल्ली ले जाया गया। अब दिल्ली क्या था भैया, आप बोलोगे दिल्ली क्यों लेके गए? अरे दिल्ली यार मुगलों का राज चला था ना, पहले तो वहीं पे जाके कब्जा करा था उसने, उसके बाद ही तो फैलने लगे थे वो, तो वहां अपने इलाके में लेके गए उनको। बाबर ने इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया, यानी कि काट डालो इनको, ऐसी मौत, मतलब सीधी मौत का फरमान सुना दिया, कोई सजा नहीं मिलेगी तुमको, सीधी मौत है। साथ साथ यह भी कह दिया कि यदि वे इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। इस्लाम स्वीकार ना करने पर मोहन सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। तो बहुत खतरनाक काम हुआ। देखो ये हिंदू धर्म के थे और धर्म परिवर्तन की कोशिश हो रही थी। ये चाह रहे थे कि हम जो है ना भारत वाले लोग जो है इनके समर्थन में आ जाए, इनके धर्म में आ जाए और फिर अच्छे से मजा आएगा, लेकिन माने नहीं लोग, तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया लोगों को। अब ये थे हसन खां मेवाती, जो कि उसी युद्ध के दौरान जब मुगल हार गए थे ना, वो लड़ाई खतरनाक पिटाई हुई थी, भाग गया था जब ये, तो उस टाइम पे जो है मेवाती भी थे। तो मेवातियों की कहानी जान लेते हैं थोड़ी सी। पानीपत की विजय के बाद, मतलब जीत के बाद जो है, बाबर ने हसन खां मेवाती को अपने साथ मिलाने के लिए इस्लाम का वास्ता दिया, लेकिन हसन खां की देशभक्ति के सामने मजहब का वास्ता काम ही नहीं आया। मतलब वो भी सेम जाति, लेकिन बात नहीं बनी।
16 मार्च 1527 को हसन खान ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया। लोहा कैसे लिया भैया, मतलब आमने सामने युद्ध करा, ठीक है, उसको लोहा लेना बोलते हैं, मुहावरा लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे। जब तीर से घायल राणा सांगा हाथी के होदे में मूर्छित हो गए और राजपूत सेना के पैर उखड़ने लगे तो सेनापति का झंडा खुद हसन खां मेवाती ने ही संभाला और बाबर को ललकारते हुए उस पर जोरदार हमला बोल दिया। मगर इसी दौरान एक तोप का गोला हसन खां मेवाती के सीने पर आ लगा। अब बचेंगे या नहीं बचेंगे वो तो आपको समझ गए ना, इतना खतरनाक गोला जब लगेगा तो। और इस प्रकार हसन खां मेवाती युद्ध में देश पर वीर गति को प्राप्त हो गए। इतनी खतरनाक, मतलब एक छोटी सी गोली जो लगती है बंदूक से तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, और ये तो गोला था भैया, इसके आगे क्या ही टिकते, तो खत्म उधर ही, उनका खेल युद्ध के दौरान खत्म हो गया, शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए बचाते हुए देश को। अब वो राजा ने उतना ही करा, उसके ज्यादा उसके बस की थी भी नहीं, तो उसका अगला वंशज आया जिसका नाम था हुमायूं, 1530 से 40 और फिर उसके बाद 55 से 56 के बीच में, मतलब ये एक साल करने क्या आया था, चलो देखते हैं। वो तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात, क्योंकि राजा जो है ना, उस समय क्या होता था, लड़ाई चलती रहती थी हर समय, उधर मार काट उधर भी मार काट, तो उसके चलते जो है राजा यही कोई 10-20 साल टिकता था और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता या उसको धोखे से मार दिया जाता राजगद्दी के चक्कर में, तो यही चलता था। अब ये भी देखो 30 से 40 10 साल टिका होगा, फिर पता नहीं क्या हुआ, देखते हैं। वो तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं जो है राज सिंहासन पर बैठा। राज सिंहासन पर बैठते समय हुमायूं के सामने अफगान राजपूत व अपने सगे संबंधियों के रूप में कई कठिनाइयां थी। उनका स्वभाव तो था चंचल और वह अफीम का आदी भी था। अफीम जानते हो ना, नशा, सुट्टा मार देंगे, ये भी पूरा अपना नशेड़ी पड़ा था पूरा। अब नशेड़ी के बस का कुछ होता भी नहीं है, वही हुआ इनका भी। एक योग्य अफगान सेना नायक शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में उसको पराजित करके भारत से बाहर पेल दिया। अब जाना ही था, समझ गए ना, उसके बस का था नहीं कुछ, डरपोक था बेचारा। 15 वर्ष के निर्वासन के बाद जब बाहर तो निकल गया, उसके 15 साल के बाद जो है सूर साम्राज्य के दुर्बल होने पर, जब सूर साम्राज्य जो है ना, शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो जब कमजोर पड़ने लगा, तब उसने फिर से वापस दिल्ली पर 1555 में हमला कर लिया और अधिकार कर लिया वहां पे। 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से लुढ़क कर बेचारे की मौत हो गई। इतनी खतरनाक मौत, मतलब सारा वैसे ही डरपोक था बेचारा, नशेड़ी वैसे था, नशा वशा चढ़ गया होगा, गिर गया ऊपर से, सीढ़ियों से गिर के मौत हो गई बेचारे की। अब जानते हैं शेरशाह सूरी कौन था। देखो हम जो जो कैरेक्टर जानेंगे ना, यहाँ पे किसने हराया इनको, कहाँ कहाँ से पिटाई मिली, तो उन कैरेक्टर्स के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो राजा थे सारे के सारे, तो जानना पड़ेगा यार, हमारे देश के थे जिन्होंने इतना योगदान दिया देश को बचाने के लिए। अब शेरशाह सूरी की कहानी जानते हैं। हुमायूं के राज्यारोहण के 10 वर्ष के भीतर ही शेरशाह सूरी ने उसको हराकर हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। शेरशाह सूरी एक योग्य सेना नायक और एक कुशल प्रशासक था। उसके मन में मुगलों के प्रति घृणा का भाव था, मतलब नफरत करता था मुगलों से कि तुम कहां से घुस आए बीच में। वह मुगलों की कमजोरियों को भली भांति जानता था। उसने 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके प्रयासों से ही मुगल 1540 से 55 यानी कि 15 साल तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब हो गए, घुसने नहीं दिया देश में। हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह को रायसीन, मारवाड़ एवं कालिंजर के राजपूत शासकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि भैया देखो, ये राजा था, इसने इनको पेला क्योंकि इनको ये कमजोर लगा, फिर ये इसने सोचा चलो थोड़ा सा एरिया और कब्जा लेते हैं, तो उन्होंने इसको फफेड़ दिया। तो वही हुआ, मतलब ऐसे इधर उधर बजती रहती थी, इनके आपस में भी बजती, पड़ोसियों से भी बजती, बाहर वालों से भी बजती, बस कुछ नहीं काम था। उस समय यार जिंदगी कैसी होती होगी ये सोच के डर लगता है मेरे को तो, मतलब जीते होंगे कि सारा दिन तलवार लेके घूमते होंगे लोग वहां पे। कालिंजर के युद्ध के बाद जो है बारूद फटने से 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई। 1540 से 45 तक शासन किया, मतलब 5 साल टिका बेचारा, फिर टपक लिया। अपने शासनकाल में उसने सड़कें और सराएं बनवाई तथा मुद्रा एवं डाक व्यवस्था में कई सुधार किए तथा भूमि कर उस समय क्या होता था, भूमि जो है ना, आपके पास अगर एक खेत है तो उसके हिसाब से आपको कर देना पड़ता है। जैसे आजकल जो है जीएसटी लगता है सामान के ऊपर 18% का, तो वैसे ही भूमि के ऊपर उस समय कर लगा करता था। उस व्यवस्था में भी उन्होंने कई सारे सुधार करे। भूमि कर उस समय बहुत बेकार चल रहा था। अब तीसरा शासक आ गया, उसका नाम था अकबर। ये तो बहुत प्रसिद्ध राजा था यार, और प्रसिद्ध क्यों था चलो देखते हैं, जानते हैं। अकबर मुगल सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का बेटा था।
उनका जन्म 1542 में तब हुआ जब उनका पिता जो है दर दर की ठोकरें खा रहा था। अकबर का जन्म राजपूत रियासत अमरकोट में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1556 में जब वह सिंहासन पर बैठा, प्रारंभ में ही उसका सामना दिल्ली के शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य से पानीपत के मैदान में 1556 में हुआ। यानी कि जैसे ही राजगद्दी संभाली, बेचारे को लड़ाई में जाना पड़ गया। इसे पानीपत का दूसरा युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुए थे, तो ये दूसरा युद्ध था पानीपत का। पहला युद्ध किसने करा था जानते हो ना, पहला शासक था जो बाबर, उसने करा था। तो दूसरा युद्ध कर दिया अकबर ने वहां पे पानीपत में। पानीपत वालों के भी ऐसी तैसी कर रखी थी इन्होंने। तो हेमचंद्र वीरता से लड़ा, लेकिन भाग्य से अकबर की जीत हो गई। तुक्का लग गया अकबर का, जीत गया बेचारा। तत्पश्चात अकबर ने भारत की महान वीरांगना दुर्गावती से लोहा लिया। दुर्गावती से टक्कर ले ली जाके सीधी। और मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने तो जीवन भर अकबर के से संघर्ष किया और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अकबर चाह रहा था कि वो जो है आयात निर्यात के लिए समुद्र का रास्ता कब्जा करना चाह रहा था पूरा, और बीच में पड़ रहा था महाराणा प्रताप। पंगा बड़ा था। तो लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना इलाका मतलब ऐसे जाने नहीं दिया कभी भी, भले ही उसको उसी के दोस्तों ने, भाईचारे ने, परिवार ने धोखा दिया, बट अपने हाथों से उसने कभी जाने नहीं दिया। अकबर के धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुसरण करके तीर्थ यात्रा कर, मतलब तीर्थ यात्रा के ऊपर कर लगाया जाता, वो कर जजिया कर समाप्त कर दिया गया। ये 2 कर बहुत खतरनाक थे उस समय, बहुत ज्यादा थे, तो इनको दोनों को इसने खत्म कर दिया। तथा युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी। युद्ध बंदियों क्या करते, जैसे मान लो कि 2 देशों के 2 राज्यों की लड़ाई हो गई आपस में, तो जोन सा राज्य हार गया, जोन सी सेना हार गई, तो वहां से सैनिकों को पकड़ के लाया जाएगा। तो वो लोग जो है उनको दास बना लेते थे, अपने नौकर बना के रखते थे। तो इसको रोक दिया कि ऐसा नहीं करो तुम, ठीक है, इस पर रोक लगा दी। इसी तरह से राजपूत नीति के द्वारा राजपूतों के उदारतापूर्ण मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके मुगल वंश के शासक को सुदृढ़ किया और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि अब वो समझ गया लड़ाई लड़ाई से काम नहीं चलेगा, उसने मित्रता करनी शुरू कर दी। दिमाग देखो बंदे का यार। तो अब देखते हैं अकबर का प्रतिरोध क्या क्या हुआ। मुगल शासक की स्थापना से ही इसका विरोध प्रारंभ हो गया था। बाबर का विरोध राणा सांगा, हसन खां मेवाती और मेदिनी राय ने किया था। अकबर का विरोध हेमचंद्र, दुर्गावती और राणा प्रताप ने किया। बाद में औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करके तो देश भरों के मराठों, राजपूत, जाटों, सतनामियों, सिखों, बुंदेलों ने मुगल वंश को ही उखाड़ दिया। भैया इतने सारे लोग लगेंगे एक बंदे के पीछे तो क्या होगा, है ना। अकबर के विरुद्ध हेमचंद्र, दुर्गावती, राणा प्रताप के संघर्षमयी प्रतिरोधों का वर्णन इस प्रकार से है। बहुत ही प्यारी कहानी है, और इसको डिटेल में क्यों जान रहे, क्योंकि इसी के चलते जो है बहुत युद्ध लड़े। इसने पूरी जिंदगी मतलब अच्छी कोशिश करी कि कब्जा कर ले, वैसे सुधार भी करे बहुत सारे। चलो देखते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई हम पढ़ के आए ना, अभी पानीपत में दूसरी लड़ाई हुई थी इसके दौरान। तो इसके जो प्रमुख नायक थे वो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। लगभग 3 शताब्दियों के पश्चात जो है दिल्ली पर मुस्लिम शासन के बाद एकमात्र अंतिम जो है हिंदू राजा थे, जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर वह अपनी सूझबूझ, पराक्रम और प्रतिभा के बल पर प्रधानमंत्री, उसके बाद सेनापति के पद पर सुशोभित हुए। उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीतकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए जीवन भर भरसक प्रयत्न करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मतलब उसने 22 युद्ध जीते थे यार, तगड़ा ही बंदा था। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक अकबरी नामा में हेमू की प्रशंसा करी हुई है। मतलब इस बंदे की प्रशंसा करी यार, मतलब तगड़ा बंदा था ये। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म जो है राजस्थान के अलवर के पास माछेरी गांव में 1501 ईस्वी में संत पूर्ण दास के घर में हुआ था। हेमू का परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया था। यहीं आकर हेमू ने संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी की शिक्षा ली। मतलब कितनी सारी भाषाएं पढ़ ली इसने तो। उन्हें बचपन से ही कुश्ती और घुड़सवारी का शौक था। उन दिनों रेवाड़ी एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था तथा इराक ईरान के व्यापारियों के लिए यह प्रमुख मंडी हुआ करती थी। हेमू ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व सोरे, जो है एक शब्द है ये, ठीक है, मतलब एक तत्व था जिसको सोरे कहा जाता था, उसका व्यापार शुरू कर दिया और शेरशाह सूरी को बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई। बारूद देने लग गया था उसको, बारूद सप्लायर बन गया, है ना। तो इस तरीके से हो गया होगा कुछ संपर्क इनका। हेमू प्रधानमंत्री और सेनापति के रूप में, मतलब अभी तक तो वो सप्लायर बना हुआ था, बारूद भेज रहा था शेरशाह सूरी को,
बाद में कैसे ये प्रधानमंत्री बना, कैसे सेनापति बना, तो वो चीज देखते हैं अभी। शेरशाह सूरी ने हेमू की कदकाठी योग्यता देखकर उसे अपनी सेना में भर्ती कर दिया। 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली। इस्लाम शाह ने हेमू की प्रशासनिक क्षमता को पहचाना और उसे व्यापार व वित्त संबंधी कार्यों के लिए अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया, और बाद में हेमू के काम से खुश होकर उसे गुप्तचर विभाग का प्रमुख बना दिया गया। 1552 में इस्लाम शाह की मृत्यु, उसकी भी मृत्यु हो गई। देखो, दो राजा बदल गए, ये नहीं मरा अभी तक। की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्षीय बेटे को शासक बना दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद ही उसकी हत्या कर आदिल शाह ने शासन की बागडोर संभाल ली। अब उसको भी मार दिया। 12 साल का लड़का था बेचारा, उसको भी ठोक दिया इन्होंने, हत्या कर दी। और उसके बाद में आदिल शाह आ गया शासक बन के। आदिल शाह एक विलासी, शराबी और निर्बल शासक था, कुछ नहीं था इसके बस का। आदिल शाह ने हेमू को शासन की समस्त जिम्मेदारी सौंपकर उसे प्रधानमंत्री, सेना का मुख्य सेनापति बना दिया। तू संभाल, मेरे बस का नहीं है, अपना करता रहा, मैं तो अपना नाच वाच देखूंगा, नशे में धुत रहूंगा, तो चिल मार, तू संभाल सारा कुछ। अधिकतर अफगान सरदारों ने भी आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन हेमचंद्र ने अद्भुत शौर्य और वीरता दिखाते हुए विरोधियों को हराकर आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा की। इसके बाद हेमू को आदिल शाह ने बंगाल भेज दिया। हेमू की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इसी बीच 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हेमू का जो है उसके बाद राज्याभिषेक होता है, और उसकी घोषणाएं क्या क्या थी देखते हैं। देखो, हेमू को तो अब जान ही गए हो ना, मतलब कहाँ से कितने, मतलब एक नॉर्मल से परिवार से कहाँ वो बारूद बेचने लगा, फिर उनका जो है एक मैनेजर टाइप में बन गया, फिर उसके बाद सेनापति बना, उप मंत्री बना। अब आ गई राज्याभिषेक की बारी। मुगल सेना के दिल्ली व आगरा पर अधिकार होने के बाद आदिल शाह ने हेमचंद्र को लड़ने के लिए भेज दिया। हेमू ने आगरा के मुगल गवर्नर सिकंदर खां उजबेग को परास्त कर दिया। वह विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली का गवर्नर तरदी खान बेग हेमू का नाम सुनकर घबरा गया है, क्या बात है, और उसने अकबर से एक विशाल सेना तुरंत भेजने का आग्रह कर दिया। अकबर से बोला, जो भी लगता होगा कि भाई साहब सेना भेज दो, मरने वाला हूं मैं, मेरी जान बचा लो बस कैसे भी करके। अकबर के वजीर बैरम खान ने तुरंत पीर मोहम्मद के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। भारतीय इतिहास का यह महान निर्णायक युद्ध 6 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद में हुआ था। हेमू बड़े साहस और वीरता के साथ लड़ा और मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, पीट दिया बेचारों को बुरे तरीके से। लगभग 3000 मुगल सैनिक उस युद्ध के दौरान मारे गए। तुर्तीबेग मैदान छोड़कर भाग निकला। कौन टिकेगा भैया फिर ऐसे, है ना, टिकने वाला था भी नहीं। इस युद्ध में हेमू की जीत हो गई, जीत गया हेमू। अब इतना एक्सपीरियंस था ना बंदे को। आखिर 7 अक्टूबर 1556 को भारतीय इतिहास का वह विजय दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली के पुराने किले में वैदिक रीति से हेमू का राज्याभिषेक हुआ। देखो, ये कहां से, एक नॉर्मल से परिवार में जन्मा बंदा कहां, मतलब धीरे धीरे राजाओं के संपर्क में आया, उनका सेनापति, मंत्री, संतरी, पता नहीं क्या क्या बन के सारे राजा टपक लिए। अब ये राजा बन गया और ये टिकेगा? चलो देखते हैं। लगातार युद्ध जीतने के कारण उन्हें जो है विक्रमादित्य की उपाधि दे दी गई। विक्रमादित्य उनको क्यों कहा गया, समझ गए ना, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और जीत होती गई, लगातार जीत होती गई, तो इसीलिए उसको कहा गया विक्रमादित्य। बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छूट जाते थे जब पता लगता था कि युद्ध हेमू की तरफ से लड़ा जा रहा है, हेमू लड़ने वाला है, तो भाग जाती थी सेना। निसंदेह यह किसी भी भारतीय के लिए अत्यंत गौरव का दिवस था। अब हेमचंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हेमू की वीरता और साहस को देखकर उसके दरबारियों ने उसे समझाया था कि हेमू से युद्ध करना मूर्खतापूर्ण होगा, पागल मत बनो, लड़ाई नहीं करनी है ऐसी जगह पे। चलो फिर क्या हुआ देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जहां जो है अब राजा बन गए, ये तो यहां हुई थी फिर लड़ाई। जहां दिल्ली से यह विजय दिवस था, वहीं बैरम खां के खेमे में यह शोक दिवस था, क्योंकि वो हार गए थे। आगरा, संबलपुर व अन्य स्थानों के सेना नायकों ने हेमू के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया था तथा वे काबुल लौटने की सलाह दे रहे थे, परंतु बैरम खां हेमू से युद्ध लड़ने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि उसको पीटा जाए, ऐसे कैसे बेइज्जती सहन करेंगे हम। 5 नवंबर 1556 को हेमू को समाचार मिला कि मुगल सेना पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी है, तो हेमू ने अपनी सेना, पूरी सेना को जो है के साथ जो है पानीपत के मैदान में पहुंचकर मुगल सेना को 3 ओर से घेर कर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। 3 तरफ से घिरे हुए, मतलब वो सैनिक आ रहे हैं ऐसे मुगलों के,
और इसने जो है क्या करा, इसने पूरा 3 तरफ से इसको घेर लिया, ऐसे ऐसे घेर लिया। आ जाओ, कहाँ भागोगे तुम, बताओ, तुम्हें ही पकड़ते हैं पहले, बड़ी हवा खा रहे हो तुम। 3 तरफ से घेर के आक्रमण कर दिया। हेमू अपने प्रिय हाथी, उसका नाम था, हाथी का नाम था हवाई, उस पर सवार होकर शत्रु को ललकारता हुआ सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा था। अकबर को इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर रखा गया था, क्योंकि जानते हैं ना, फिर अगर हार गया तो मारा जाएगा ना अकबर, तो उसको दूर रख रखा, सेना भेज रखी आगे, ताकि यदि मुगल सेना हार भी जाए तो उसको भगाकर काबुल सुरक्षित ले जाया जा सके। हेमू अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व कर रहा था। उसने अपने पराक्रम व शौर्य से मुगल सेना के पांव उखाड़ दिए। अब इतना एक्सपीरियंस था बंदे को लड़ने का, लगातार जीत रहा था, तो यहाँ भी उखाड़ दिया उनको। अकबर की सेना में हेमू का डर समा गया। हेमू अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, तभी एक तीर हेमू की बाईं आंख में लगा, पता नहीं कहां से आया, और इसकी एक आंख में जाके ठुक गया वो तीर। अब आंख में तीर लगने से मरा नहीं था ये, देखते हैं। लेकिन ये कहानी सुन के आपको मतलब मजा तो आ रहा होगा ना, कितनी मजेदार कहानी है, कैसे जो है एक नॉर्मल बंदा कहां तक सक्सेस मिली, उसके बाद कैसे वो हारा। देखते हैं, वो तीर लगा उसकी आंख में जाके। हेमू जो है बेहोश होकर हाथी के होदे से गिर पड़ा। हाथी से गिर गया तो मतलब सेना को लगा गया राजा। अपने सेनापति को ना देखकर सेना में भगदड़ मच गई। सेनापति कहाँ गया, भैया मार दिया, मार दिया, सेनापति मार दिया। हेमू की विजय पराजय में बदल चुकी थी। सारी सेना फटक गई उनके एकदम से कि भाई ये क्या हो गया, मतलब अभी तो हमारा सेनापति यहाँ बैठा था, अब कहाँ गया, चला गया इतनी देर में। सेना में डर बैठ गया एकदम से। इस प्रकार एक तीर ने भारत भूमि पर मुगल सत्ता के उखड़ते पांव फिर से जमा दिए। पूरी सेना डर के भाग गई वापिस, और जिसके चलते मुगल जीत गए। यार क्या क्या किस्मत थी यार उनकी, मुगलों की, मतलब किस्मत से ही जीत गए। अगर तीर नहीं लगा होता ना, वो मुगल बहुत बुरी पिटाई होली थी उनकी, भागते, वो अंधे भागते। फिर हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया और उसका सिर काट दिया गया। अब ऐसे माफी वाफी कुछ नहीं होता, यहाँ पे सीधा सिर काट दिया जाता है। अकबर ने जो है गाजी, काफिरों को मारने वाले की उपाधि धारण की। हेमू का कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर और धड़ जो है दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया गया, ताकि लोगों के दिलों में डर बैठ सके कि देखो मुगल सेना कितनी ताकतवर है। तो ये दिखाने के लिए, क्योंकि उसको जो है जानते हैं ना, अब उसको एक उपाधि मिल चुकी थी, विक्रमादित्य। इसका मतलब था कि वो उसको परास्त नहीं करा जा सकता था, तो अब उसको लटका दिया काट काट के ऐसे 2 जगहों पे। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया। हेमू के रिश्तेदार व करीबी अफगान समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी गांव सोदापुर, जो कि पानीपत में पड़ता है, वहां पर हेमू का स्मृति स्थल बना हुआ है। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अद्भुत शौर्य व वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन में 22 युद्ध जीत लिए थे और 29 दिन तक दिल्ली पर सुशासन किया। यार मतलब 29 दिन, यानी टोटली माने मोटा मोटा 1 महीने तक इसने राज करा और उसके बाद मृत्यु हो गई। मतलब राजाओं की किस्मत ही खराब थी। हेमू के संघर्ष की परंपरा को रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी व गुरु गोविंद सिंह ने आगे बढ़ाया। जो काम हेमू कर रहा था, मुगलों को पीट रहा था, वही काम इन्होंने शुरू कर दिया, इन राजाओं ने। वह भारत के गगन में एक उछल तारे की तरह था, जो चमका, दमका, धधका और अंत में गायब हो गया। मतलब नीचे से, कितने नीचे के लेवल से कितने ऊपर तक हवा बन गई पूरी मार्केट में, और उसके बाद वो मारा गया। अब जानते हैं अगला कैरेक्टर, रानी दुर्गावती के बारे में। हिंदुस्तान वीरों व वीरांगनाओं का देश है। इस पवित्र धरती ने न केवल पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया, बल्कि अनेक वीरांगनाओं को भी जन्म दिया, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने, धर्म संस्कृति की रक्षा करने और विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने में बराबर का योगदान दिया है। ऐसी ही एक वीरांगना थी मडगणना की रानी दुर्गावती, जिसने अपने हाथों में तलवार थाम ली और रणचंडी का रूप लेकर, मतलब एक बोल सकते हो खतरनाक रूप लेकर, खतरनाक अवतार हो गया था उनका, वो धारण करके धर्म, संस्कृति व सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध करा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित कालिंजर के किले में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीर्ति सिंह थे तथा रानी दुर्गावती इनकी इकलौती संतान थी। वह मतलब इनका कोई लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई थी, तो यही बन गई अब शासक, और क्या करे। वह सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य व साहसी लड़की थी। शौर्य व साहस से परिपूर्ण दुर्गावती ने बाल्यकाल से ही बंदूक, तीरंदाजी, घुड़सवारी, युद्ध कौशल में
प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। युद्ध कौशल के साथ साथ दुर्गावती को वीरतापूर्ण साहस भरी कहानी सुनने व पढ़ने का शौक था। पिता जो है कीर्ति सिंह, उसके साथ रहकर उसने राज कार्य भी सीख लिए थे और उनके काम में भी वह हाथ बटाती थी। पिता की पुत्री के सर्व गुण संपन्न होने पर गर्व था। नाम के अनुरूप तेज, साहस, शौर्य, सुंदरता के कारण रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। ये उनका फोटो बना हुआ है, देखो ये वाला। दुर्गावती के शौर्य, साहस एवं बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम सिंह ने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह उनके साथ करके उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाया था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात दुर्गावती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, यानी कि उनको एक बेटा हो गया, उनकी शादी हो गई और उनका बेटा हुआ। बेटे का नाम था वीर नारायण। महाराज संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद दलपत शाह को गोंडवाना का शासक बना दिया गया। अब वो तो बनना ही था, जैसे पिता की मृत्यु होती है बेटा शासक बनता है, वही हुआ, बेटा शासक बन गया। लेकिन दुर्भाग्य से दलपत शाह का भी निधन हो गया। पता नहीं क्या फुटी किस्मत थी इसकी भी। दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण का राज तिलक करवाकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। अब छोटा सा बच्चा क्या संभालेगा, और संरक्षिका के रूप में स्वयं शासन का संचालन करने लगी। साथ में इन्होंने शासन करा और अपने बेटे को राजा बना दिया। ठीक है, दुर्गावती का प्रशासन और प्रजाहित में क्या कार्य रहा उनका, वो देखते हैं। रानी दुर्गावती एक कुशल प्रशासक थी। वह राज्य कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेती थी तथा दरबार में सैनिक वेश में ही जाती थी, जैसे एक सैनिक जाता है वैसे ही जाती थी वो भी। उसके नेतृत्व में गोंडवाना राज्य में बहुत प्रगति की। प्रजा समृद्ध थी, वैभव संपन्न, सब मजा खुश जिंदगी, मस्त जिंदगी जी रहे थे। दुर्गावती प्रजा के बीच जाकर उनके सुख दुख का हाल पूछा करती थी। रानी ने जनता की भलाई के लिए मठ, कुएं, बावड़ियों, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। अपने दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल और बचपन के की दासी रामचेरी के नाम पर चेरी ताल, प्रिय हाथी शर्मन के नाम पर हाथी ताल बनवाकर उनकी समृद्धि को स्थायी बना दिया। उन्होंने नरबली, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, ऐसी बहुत सारी कुरीतियों से प्रजा को मुक्त किया, मतलब भेदभाव खत्म कर दिया जनता के बीच में। दुर्गावती का प्रतिरोध देखते हैं अब क्या है। मुगल शासक उत्तर मध्य भारत में छल कपट, लूट, अपहरण, अत्याचार कर रहे थे। मतलब खड़ूस लोग थे, बाहर के थे यार, वो तो करेंगे, वैसी बात है, उनको तो कब्जे से मतलब है, पैसे से। उनकी गिद्ध दृष्टि से गोंडवाना कैसे बच सकता था। सब चारों तरफ लूट मचा रखी थी, तो यहाँ भी घुसाए वो। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने भी गोंडवाना राज्य पर 2 बार हमले किए, लेकिन वह दोनों युद्धों में हार गया। रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा तक फैल गया। रीवा अकबर के सूबेदार आसफ खां के अधीन था और मालवा आदम खां के अधीन था। आसफ खां ने अकबर को दुर्गावती के खिलाफ उकसा तो दिया, अकबर आसफ खां की बातों में आ गया और 1564 में आसफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण के आदेश दे दिए। देखो अब हुआ क्या, इसने भड़का दिया अकबर को, इस बंदे ने, आसफ खां ने भड़का दिया कि अकबर को भड़का दिया कि भैया वो तो ऐसा है, इसके बस का कुछ नहीं है, वहां पे ना कोई राजा है, बच्चा सा संभाल रहा है राजपाट को, आराम से जीत जाओगे तुम। तो उकसू के हमला करने के लिए बोल दिया। वो बोला कि आसफ खान को वहां पर हमला करने का आदेश दे दिया अकबर ने, जब उसकी पार्टी में, कि तू जाके हमला कर ले मेरी तरफ से, ठीक है। उन दिनों इस राज्य को गढ़ कटंगा के दोहरे नाम से जाना जाता था। अबुल फजल के अनुसार इस राज्य की सीमाएं पूर्व में रतनपुर से लेकर पश्चिम में राय सिंह तक और उत्तर में रीवा से लेकर दक्षिण में दक्कन पठार के किनारे तक फैली हुई थी। आक्रमणकारी मुगल सेना में 50,000 पैदल और घुड़सवार सेना थी। 50,000 लोग हमला करने के लिए गए उसके पास में, जबकि रानी दुर्गावती की सेना में सिर्फ 20,000 सैनिक और 1,000 हाथी शामिल थे। यानी उनके पास क्या था, उनके पास सिर्फ 20,000 लोग थे और 1,000 हाथी थे। जबकि इनके पास क्या था, अकबर के पास में, अकबर की सेना के पास में, मुगलों के पास में 50,000 पैदल सैनिक और घुड़सवार थे, घोड़े वाले थे, हाथी नहीं थे उनके पास में, घोड़े थे। दुर्गावती ने हमलावरों को आगे बढ़ने से तब तक रोका जब तक कि वह घायल नहीं हो गई। वह 2 दिन तक बहादुरी से लड़ती रही। बाद में उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को छुरा घोंप दिया। मुगल सेना गोंडवाना की राजधानी पर टूट पड़ी। अब जीत गए तो भैया लूटेंगे, लूटपाट करेंगे, वही हुआ। गोंडवाना का शिशु शासक वीर नारायण भी अपने प्राणों की बलि देने तक बहादुरी से लड़ता रहा। जो भी मार पाया तो मारा होगा, या फिर नहीं भी मारा होगा, क्या करे, जो भी था वो भी मारा गया इस युद्ध के दौरान।
आसफ खां को गोंडवाना से बड़ी मात्रा में लूट की सामग्री प्राप्त हुई। उसे भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के, सोने के बर्तन, रत्न, मोती, मूर्तियां, सोने की बनी पशुओं की आकृतियां और बहुत सारी दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हुई। वीरांगना दुर्गावती ने अपनी दुर्गा नाम के अनुरूप अपने देश, धर्म व सम्मान के लिए जीवन का बलिदान कर आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। गोंड व राजवंश के इतिहास में जितनी प्रसिद्धि दुर्गावती ने अर्जित कर ली थी, उतनी उस वंश के किसी अन्य शासक को नहीं मिल पाई थी। आज भी उनकी याद में अनेक लोकगीत बनाए गए हैं। चलो मैं आपको ये लोकगीत पढ़ के सुनाता हूँ, मजा आएगा। दुर्गावती जब रण को निकली, हाथों में थी तलवारें दो, धरती कांपी आकाश हिला, जब हिलने लगी तलवारें दो, गुस्से से चेहरा तांबा था, आंखों से सरारे उठते थे, घोड़े की बागे दांतों में, हाथों में तलवारें दो। मजा आया ना। चलो बस इतना ही कर सकते यार, इससे अच्छा तो क्या ही एक्सप्लेन करता मैं। चलो कहानी आगे बढ़ते हैं हम। महाराणा प्रताप की कहानी। बहुत खतरनाक बंदा था, देख सकते हो ये, मतलब ऐसा कुछ दिखते थे। महाराणा प्रताप का चित्र बनाया गया। अच्छी हाइट थी इनकी, तगड़ा वजन था शरीर का, और साथ में अस्त्र शस्त्र भाला ढाल लेके तलवार लेके चला करते थे। चलो देखते हैं इनकी कहानी, बहुत मजा आएगा इसमें भी। सिसोदिया राजपूत वंश के गौरव समिति साधनों के बावजूद मेवाड़ को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाले और अकबर की अधीनता की पेशकश को ठुकराने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में उनकी वीरता और अथाह देशभक्ति के कारण दर्ज है। उन्होंने मुगलों की सेना के अजेय होने की धारणा को नष्ट करके सभी राजपूत राजाओं को देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित होने हेतु प्रेरित किया। उनका पूरा जीवन ही संघर्ष की अमर गाथा है। उनके जीवन में विश्राम का बेइज्जती है अगर तुम बोलो कि वो विश्राम कर रहे थे अपनी जिंदगी में, नाम ही नहीं है विश्राम नामक चीज का। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में ज्येष्ठ 3 विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ राजस्थान में महाराणा उदय सिंह के यहाँ पे हुआ था। इनकी माता का नाम था जयवंताबाई सोनगरा। सोनगरा। उनके बचपन का नाम कीका था। कीका क्या कर रहे हो तुम? ये कीका क्या अजीब ही नाम रख रखा था। बचपन से ही महाराणा प्रताप बहादुर व दृढ़ निश्चयी थे। सामान्य शिक्षा से लेकर खेल कूद, हथियार बनाने की कला, बनाने की, ठीक है ना, सीखने की नहीं, बनाने की कला सीखने में भी उनकी बहुत रुचि थी कि हथियार कैसे बनते हैं। वे धन दौलत के स्थान पर मान सम्मान और स्वाधीनता को ज्यादा महत्व देते थे। पैसे की इज्जत वो नहीं करते थे। पैसा कितना भी लुट जाए बट इज्जत नहीं जानी चाहिए। उनके पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572 को उन्हें 32 वर्ष की आयु में गोनगुदा में सिंहासन पर बैठाया गया। जब उनकी आयु कितनी हो गई? 32 वर्ष की हो गई जब उनको राजगद्दी प्राप्त हुई। कुछ को बचपन में आंखें खुली नहीं, राजगद्दी पे बैठा दिया। कुछ जो है अब जवान हो चुके हैं पूरे अच्छे से, अब उनको राजगद्दी मिली। अजमेर, बूंदी, जयपुर व अन्य राजपूत राजा भी अकबर की मित्रता के प्रभाव में थे। ऐसी स्थिति हतोत्साहित करने वाली थी, लेकिन वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। यानी कि आसपास के जो राजा थे ना, वो अकबर के तलवे चाट रहे थे, लेकिन इसने नहीं करा। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, गोंगुदा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए अपने बड़े बड़े सरदारों को बुलाकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि जब तक चित्तौड़ पर झंडा ना फहरा दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सोने चांदी के बर्तनों का त्याग कर पत्तल में भोजन करूंगा। यानी कि पत्तल जानते हैं ना, जो मतलब फंक्शन वगैरह होता है तो पत्तले होती है वो खाने वाला, तो वो वाले उसमें भोजन करेंगे। वो सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए। धरती पर सोऊंगा और बाल नहीं कटवाऊंगा। सभी सरदारों ने भी उसके साथ प्रतिज्ञा ले ली। जनमानस को संगठित करके पहाड़ियों में रहते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति को बढ़ाते रहे। वो बढ़ती रही शक्तियां। अब यहाँ पे मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के शासकों के बारे में बता रखा है। ये है महाराणा प्रताप, और उससे पहले उदय सिंह द्वितीय, फिर राणा सांगा, राणा रायमल। देखो आपने सुना होगा, अगर कभी सुनो, राणा सांगा का नाम सुनने को मिलेगा। मजेदार कहानी है इनकी। उसके अलावा तो कोई नहीं है जो फेमस था इतना ज्यादा। ठीक है, राणा सांगा था, महाराणा प्रताप था। ये दो बंदे बहुत फेमस हुए हैं। बाकी भी आप देख सकते हो, इनका टाइम पीरियड यहाँ पे साइड में दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के शासन के समय अकबर ने अपनी कूटनीति के चलते अधिकतर राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। ऐसे समय में महाराणा प्रताप के पास दो ही ऑप्शन थे, ज्यादा थे नहीं। साम्राज्यवादी, क्रूर तथा चालाक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेना, या फिर जो है भारत की स्वाधीनता के लिए अकबर से लड़ाई करते रहना।
महाराणा प्रताप ने संघर्ष का रास्ता अपनाया। अकबर महाराणा प्रताप की बहादुरी, शौर्य और प्रतिज्ञा से भयभीत था, डर गया था वो बंदा, इतनी खतरनाक प्रतिज्ञा ले रखी थी उसने। अतः उसने महाराणा प्रताप पर सीधे आक्रमण करने के बजाय मेवाड़ के चारों ओर और उनके ऐसे संबंधियों व राजपूतों को शासक बनाया जो उनके विरोधी थे, उनसे बदला लेना चाहते थे। ताकि देखो मुगल क्या चाह रहा था कि वो राजा वहां के भारत के जो लोग हैं वो आपस में मर कटे, बाद में मैं जाके कब्जा कर लूंगा, वो चाह रहा था। इसीलिए उसने वहीं के आसपास के लोगों से जो उसका से बदला लेना चाहते थे उन्हीं को राजा बना दिया। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए कई बार प्रयास करे। इसके लिए उसने आमेर के राजा मान सिंह को भी महाराणा प्रताप से मिलने के लिए भेजा। स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप उसके साथ बैठने को भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जिन लोगों ने धन और प्रतिष्ठा के लोभ में भय से यवनों को अपनी कन्या तक दे दी हो, वे उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं, मैं नहीं बैठूंगा उनके साथ में, ऐसा उनका मानना था। ऐसे राजा से संधि करके वे अपने पूज्य बप्पा रावल के वंश को कलंकित नहीं कर सकते थे। इससे मान सिंह तिलमिला उठा और अपमान का बदला लेने की बात कहकर चला गया। तूने मेरी बेइज्जती करी है, तुझे उखाड़ फेंकूंगा यहाँ से, ये सारा इलाका मेरे कब्जे में आएगा। मान सिंह ने दिल्ली पहुंचकर अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भड़का दिया कि भैया ऐसे ऐसे सुना दिया मेरे को, तो ये पोपट हो गया। उसके बाद हुआ इतना खतरनाक युद्ध जो दुनिया भर में और इतिहास की किताबों में लिख दिया गया। बहुत मजेदार युद्ध था, खतरनाक वाला, हल्दी घाटी का युद्ध। जरूर से याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है हल्दी घाटी का युद्ध, क्या ना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, भारतीय इतिहास में एक अमर गाथा है। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के कई प्रयासों के बावजूद अकबर असफल रहा। प्रताप को अब अनुमान हो गया था कि अकबर मेवाड़ पर पूरी ताकत के साथ आक्रमण करेगा और ऐसा हुआ भी। अकबर ने राजा मान सिंह व राणा के विरुद्ध भाई शक्ति सिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। देखते हैं अब क्या होता है। आक्रमण तो हो गया है, देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिख रखा है बीच में, उसको पढ़ते हैं एक बार। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करके वहां के बहुमूल्य खनिज पत्थर, मेवाड़ से गुजरने वाले व्यापार के रास्ते पर अधिकार करना चाहता था। अकबर को इस बात का डर था कि अगर महाराणा प्रताप सफल हुआ तो अन्य राजपूत राज्य उसके अनुसरण करने लगेंगे। राणा प्रताप को यह भी विश्वास था कि यदि वह उनके उद्देश्य में सफल रहा तो राजपूतों के आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और वे उनका अनुसरण करेंगे। मतलब महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि अगर सारे जो आसपास के जो राजा है, जो क्षेत्र है, उसके कब्जे में आ गए तो आसपास के और बाकी जो राजा है वो भी उनकी इज्जत करेंगे और उनके को फॉलो करेंगे, अकबर को वहां से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन वहीं अकबर क्या सोच रहा था कि भैया मेरे को वहां से व्यापारिक रास्ता मिलेगा और इसको हटाना जरूरी है, ये बीच में टांग अड़ा रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में लड़ाई हुई थी ये सारी। अब देखते हैं क्या हुआ इस लड़ाई का नतीजा। इधर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी पहुंच गया। 18 जून 1576 को प्रातः हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई शुरू हो गई। प्रताप के साथ रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, भामाशाह, झालामान, भील सरदार, राणा पुंजा आदि थे। बहुत सारे राजा वहां पे या सरदार वहां पे थे। चंदावल में घाटी के मुहाने पर भील लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे। उनकी सेना में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का वंशज हाकिम खां सूर भी था। महाराणा प्रताप द्वारा उनको मेवात का सेनापति बना दिया गया था। मेवाड़ का सेनापति बनाया गया। हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। लड़ाई खतरनाक चल रही थी। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और सेना के उत्साह को देखकर मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई, बिखर गई। बेचारी डर रहे थे यार बंदे उससे, इतना खतरनाक बंदा, तगड़ी ऊंची हाइट। मुगल इतिहासकार बदायूनी ने स्वीकार किया कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तेज था कि मुगल सैनिकों ने भागकर जान बचाई है। हाकिम खां सूर हरावल सेना के सबसे आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे। वे मेवाड़ के शस्त्रागार के प्रमुख थे। वे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद होकर अमर हो गए। महाराणा प्रताप युद्ध में वीरता से लड़ रहे थे, तभी उन्होंने अपने हाथी पर सवार मान सिंह पर अपने भाले से वार कर दिया। मतलब किसने वार करा? महाराणा प्रताप ने करा था, ठीक है ना। किस पर? मान सिंह पर भाले से हमला कर दिया, परंतु संयोग से मान सिंह बच गया। उसका हाथी उसे लेकर भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध में प्रताप का प्रिय और बहादुर घोड़ा जिसका नाम था चेतक, वो घायल हो गया। अब घायल हो गया तो शायद वो मर भी जाए, देखते हैं वो क्या होगा आगे। राणा पुंजा एक परमवीर भील सरदार थे। राणा पुंजा जो हमने जिक्र करा ना, भी बहुत सारे राजाओं में से थे ये राणा पुंजा।
परमवीर भील सरदार थे, वे अपनी भील सेना के साथ हल्दी घाटी में लड़े थे। प्रताप ने उन्हें भाई बनाया और राणा की उपाधि दी थी, ठीक है ना, उसको क्या बनाया, भाई बनाया था। प्रताप को जो है अब शत्रुओं ने घेर लिया, लेकिन वे घबराए नहीं, डरने की बात नहीं है, जस्ट चिल्ल चिल्ल करते रहे वो, और अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मुगल सेना में हड़कंप मच गया। अब महाराणा प्रताप ने युद्ध की दिशा को मैदान के बजाय पहाड़ों की ओर मोड़ने का प्रयास किया। तब तक झालामान ने मुगल सेना को रोके रखा और अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इसी समय दो मुगल सरदारों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। शक्ति सिंह ने यह देखा तो दोनों मुगलों को मार डाला तथा भाई के गले लग गए कि भाई की जान बच गई। देखो यहाँ पे ये जो है महाराणा प्रताप जो भाला फेंक रहे और किस्मत से बच गया ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में मुगल सेना का मनोबल इतना टूट चुका था, क्योंकि एक तो पूरी सेना भेजी उधर से, इधर वाली तो सेना आनी ही थी, ऑब्वियस सी बात है। तो मुगलों ने इतनी बड़ी तादाद में सेना भेजी थी, उसके बावजूद उनको इतनी बेरहमी के साथ काटा गया ना, क्या ही बोले। तो मनोबल टूट चुका था, मुगल सेना बस डरने लग गई थी अब कि उनमें प्रताप की सेना का पीछा करने का साहस ही नहीं रहा। वो जो सेना भागी थोड़ी बहुत बच के, उनसे लड़ना, क्योंकि उसके क्या हुआ था एक्चुअली में, उनको जो है ना धोखा दिया गया था। उसी के जो है सगे संबंधियों ने महाराणा प्रताप को धोखा दे दिया, जिसके चलते बहुत स्कैम हो गया। लेकिन उसने जो है हुआ क्या, वो जो सेनापति था अकबर का, उसको काट डाला बीच में से चीर दिया अपनी तलवार से। तो जिसके चलते पूरा मामला, जो पूरी सेना थी वो डर गई कि भाई इतनी से ताकत किसके अंदर आ गई, मतलब ऐसा कैसे हो सकता। घोड़ा भी काट दिया और उस बंदे को भी काट दिया बीच में से। तो बहुत ही खतरनाक सीन था वो। तो जिसके चलते जो है मतलब रोंगटे खड़े करने वाली कहानी थी महाराणा प्रताप की, जिसको मोटा मोटा सा आइडिया आपको भी लग गया होगा क्या बंदा था यार ये। महाराणा प्रताप को अपने प्रिय घोड़े जो है की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ। चेतक की स्मृति में बना चबूतरा आज भी उनकी स्वामी भक्ति का संदेश दे रहा है। हल्दी घाटी का परिणाम क्या हुआ, जो इतनी बड़ी लड़ाई मच गई उसका परिणाम क्या हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप के नेतृत्व ने जनमानस का विरोध दृढ़ किया। अब प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। कविगण महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा में रचनाएं करने लगे थे। राजस्थान की महिलाएं उनकी वीरता शौर्य के गीत गाने लगी थी। देशवासियों में स्वाभिमान का भाव जागने लगा था। नाट्य रूपांतरण द्वारा प्रताप की सूरवीरता को स्थान स्थान पर दिखाया जाने लगा था। राणा का कठिन व संघर्षमय जीवन देखकर वे राजपूत राजा भी शर्मसार होने लगे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। ऐसे राजा अब महाराणा प्रताप के सहयोग का विचार करने लगे। इसी बीच प्रताप के पूर्वजों के मंत्री भामा शाह ने उनसे मिलकर अपनी सारी धन संपत्ति उनको सौंप दी। अकबर ने शाहबाज खां, अब्दुर्रहीम व जगन्नाथ कुशावाहा को प्रताप के विरुद्ध लड़ने भेजा, परंतु उन सबको भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे कैसे लड़ लोगे तुम कौन सी खेती की मूली हो, जब इतनी बड़ी सेना नहीं टिक पाई मेरे सामने। अब प्रताप ने रक्षात्मक की अपेक्षा आक्रमण नीति अपनाई। अक्टूबर 1582 में प्रताप ने मुगलों के प्रमुख थाने दिवेर पर हमला कर दिया। मुगल सेना नायक सुल्तान खान ने आसपास के 17 थानों के थानेदारों को बुला लिया, लेकिन उसको अपनी जान से फिर भी हाथ धोना पड़ा, ठोक दिया महाराणा प्रताप ने इसको। इससे मुगल सेना को वहां से हार कर भागना पड़ा। इसके बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ सहित आसपास के सभी मुगल थानों पर कब्जा कर लिया। थाने मतलब जानते हो ना, चौकियां होती है, उनको थाना बुलाया जाता है। चौकियां वगैरह होती है ना, मतलब कुछ क्षेत्र से होते हैं, किले से छोटे छोटे से, जहां पे सेनाएं रुकी रहती हैं, वो वाले इलाके, उनको थाने बुलाते हैं। महाराणा प्रताप को अपने वश में करने में मुगल सेना की बार बार असफलता के कारण अब अकबर में प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का साहस ही नहीं रह गया था। मतलब उसको लग गया था कि भैया सेना भेजोगे और उसका कत्ल ही होना है सेना का, तो डरने लग गया था कि सेना को भी क्यों मरवाना बेफालतू में। अब चावंड को प्रताप ने नई राजधानी बनाई तथा आसपास के राजाओं को इकट्ठे करने लगे। धीरे धीरे राजपूत राजा महाराणा प्रताप के साथ सहयोग करने लगे। महाराणा प्रताप ने अपनी आक्रामक नीति के अंतर्गत उन किलों को पुनः प्राप्त कर लिया, जिन्हें उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने अकबर के हाथों गंवा दिया था। 25 वर्षों तक मुगल सेना के साथ युद्ध करते करते जीवन के अंतिम संघर्ष के कारण विश्राम न मिलने पर महाराणा प्रताप का शरीर जर्जर हो गया, कमजोर होने लगा। मतलब 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। चावंड में आज भी उनके महलों, भामाशाह की हवेलियों के खंडर देखे जा सकते हैं। चावंड के पास बाडोली गांव में प्रताप का स्मृति स्थल मौजूद है।
मजेदार कहानी थी ना, मजा आ गया ना। इतनी खतरनाक कहानी थी महाराणा प्रताप की, किस तरीके से पिटाई मिली अकबर को, मतलब जो हर किसी को हराते चल रहा था उसको एक ऐसे राजा ने हरा दिया जिसको वो कुछ समझता ही नहीं था। महाराणा प्रताप का आदर्श व्यक्तित्व के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके व्यक्तित्व से। महाराणा प्रताप अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण जनमानस के प्रिय थे। युद्धों में दिवंगत वीरों के परिवारों को प्रताप ने पिता की तरह प्यार दिया। प्रताप ने कैद की गई मुगल स्त्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण और जलाशय बनाने की तकनीक का विकास किया। संस्कारी जीवन जीने की दृष्टि में उन्होंने व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ लिखवाया। प्रताप द्वारा लिखित राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। महाराणा प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला को संरक्षण दिया। देश की समृद्धि के लिए धातुओं की खदानों की सुरक्षा की, सभी संप्रदायों का आदर किया। जनजाति के मुखियों को सम्मान देकर समरसत्ता का संदेश दिया। उदयपुर के निकट हरिहर जैसे मंदिर उनके काल में शैव व वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाते हैं। हम इस प्रकार देखते हैं कि राष्ट्र प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव, सहिष्णुता, करुणा, स्वाधीनता के कारण के लिए संघर्ष, नीतिगत आदर्शों का पालन, मानवाधिकार व नारी सम्मान, पर्यावरण व जल संरक्षण एवं सर्वमान्य को आदर महाराणा प्रताप की महानता के परिणाम है। मतलब उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट करी, लोगों की इज्जत करते थे। ये थी अकबर की कहानी। अकबर ने देखा ना कितने कलेश कर रखा था जिंदगी में लोगों की। अब वैसे ही जो है महाराणा प्रताप ने और भी बहुत सारे शासकों ने उनके नाक में दम कर रखा था। वो शासक था, इसीलिए हम अकबर को ज्यादा जानते हैं। मुगल वंश की बात आती है, सीधे अकबर की बात आती है। लेकिन कुछ ऐसे शासक भी थे जिनके बस का कुछ था नहीं। तो अब अगले शासकों की बारी आ गई थी। नाम था जहांगीर। क्या करा इसने, देखो 15 इतने साल राज भी कर लिया, क्या हुआ देखते हैं। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राज सिंहासन पर बैठा। वह अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। उसके शाही हरम में अनेक पत्नियां व उपपत्नियां थी। वह बहुत अहंकारी था और सदा चापलूसों से घिरा रहता था। वह अपने पिता के जीवन काल में ही सम्राट बनना चाहता था। उसने ही अबुल फजल की हत्या करवाई। जहांगीर की प्रिय पत्नी नूरजहां थी और तथा उसके शासन पर नूरजहां का प्रभाव दिखाई देता है। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर ने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। इस घटना के बाद अर्जुन देव के पुत्र एवं छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह ने सिखों को सैन्य शक्तियों के रूप में संगठित किया। तो इन्होंने ज्यादा कुछ करा नहीं, बस अपने सगे संबंधी या जो कोई भला मानुस था उसकी हत्या करवाई इन्होंने, और कुछ नहीं करा। ठीक है, शाहजहां को देखते हैं। जहांगीर का बेटा था शाहजहां। 1627 में सिंहासन पर बैठ गया। जब वो ठुक गया, मारा गया या मर गया, जो भी हुआ, वह बहुत महत्वाकांक्षी था तथा उसने शासन बनाने के लिए अपने पिता के समय में ही विद्रोह कर दिया था कि मुझे राजपाट दे दो। शाहजहां में सहनशीलता का अभाव था। वह धार्मिक रूप से इस्लामिक रिवाजों को दृढ़ता से पालन करता था। उसके समय में बनारस, प्रयाग, कश्मीर, गुजरात के मंदिर तोड़ दिए गए क्योंकि वो अपने धर्म को प्रचार करना चाह रहा था। जोधपुर का राजा जसवंत सिंह और जयपुर का राजा जय सिंह उसके मनसबदार थे। यद्यपि उसने हिंदुओं को पदों से नहीं हटाया, लेकिन उन्हें ऊंचे पद पे भी नहीं दिया, कभी ऊंचे ओहदे उनको नहीं दिए गए। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया, जिसके कारण उसके 4 बेटों द्वारा शुजा, मुराद, औरंगजेब में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। लड़ाई मच गई। 4 बेटे थे, चारों मंड गए। देखो, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब 4 आपस में मर गए। लड़ाई करने लगेगी तो मरने वाला है या मर गया, जो भी है, तो कि कौन बनेगा राजा। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, जो धार्मिक रूप से सहनशील और उदार था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था, लेकिन औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को हराकर उनकी हत्या कर दी। बैठ जा तू, राजगद्दी पे बैठाऊं तुमको। अपने पिता को कारागार में डालकर खुद राजा बन गया। तो ये थी औरंगजेब के राजा बनने की स्टोरी। अब औरंगजेब ने क्या करा, इतना राजा तो बन गया, एवं उत्तरवर्ती मुगल काल, उसके बाद के जो मुगल काल थे उनका क्या हुआ। यहां तक तो मेन थे, उसके बाद में भी छुटरू पुटरू आते रहे, लेकिन मेन यहीं तक थे जो कुछ किया भी इन्होंने, कुछ तो किया कम से कम। उत्तराधिकार का युद्ध जीतकर तथा अपने पिता को कैद करके औरंगजेब 1658 में राजा बन गया। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अकबर द्वारा हिंदुओं के प्रति अपनाई गई धार्मिक सहनशीलता की नीति, राजपूतों के प्रति मित्रतापूर्ण नीति का त्याग कर दिया
तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, जो अकबर ने हटा दिया था ना उसको वापस लगा दिया। हिंदुओं को ऊंचे पदों, जहां भी जो भी पद पे बैठा था उनको सबको पेल दिया कि हमें नहीं चाहिए, तुम भागो यहाँ से। धार्मिक मेलों पर रोक लगा दी गई, बनारस मथुरा के मंदिर तोड़कर वहां मस्जिदें बनवा दी गई, जिसके फलस्वरूप जाटों, सतनामियों, मराठों, राजपूतों, सिखों और बुंदेलों के विद्रोह हो गए। मतलब पीटेंगे यार इसको, अब ऐसे धार्मिक मामलों के साथ इतनी छेड़छाड़ करेगा तो ये। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की को मृत्यु दंड दे दिया गया। उसकी इन नीतियों कार्यों के फलस्वरूप मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। मतलब अब लोग तंग आ चुके थे इन राजाओं से, मुगलों से। अकबर ने कुछ काम करा, बढ़िया करा, लेकिन बाकी तो बिल्कुल कुछ नहीं थे, निठल्ले थे, बर्बाद कर रहे थे बाकी सारी सभ्यताओं को, बाकी सारे धर्मों को। तो तंग आ चुके थे लोग। 1707 में उनकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य बिखरने लग गया। यद्यपि 1857 तक वो शासन करते रहे, लेकिन उनकी सत्ता केवल दिल्ली तक ही सीमित रह गई, बाकी सब जगह उनके सारे इलाके कब्जा लिए गए। परवर्ती 11 मुगल शासक निर्बल व अयोग्य सिद्ध हो गए। 18वीं शताब्दी में मराठे एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभरे और वर्षों तक दिल्ली पर उनका प्रभुत्व छाया रहा। तो ये था आपका चैप्टर। थोड़ा सा बड़ी वीडियो थी बट मजा तो आया होगा ना। कहानी मैंने जितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता था लाइन बाय लाइन डिटेल के साथ में, वो मैंने कर दिया है। अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है तो समरी वाली वीडियोस भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने शॉर्ट में समझा रखा है। बाकी अगर क्वेश्चन अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज वगैरह आपको वीडियो के थ्रू समझने हैं तो वीडियो का लिंक अभी वीडियो खत्म होते ही जो है आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, प्लेलिस्ट आ जाएगी, उस पर क्लिक मार के जाके देख लेना। अगर वो आपको लिखना है, कॉपी में लिखना है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके लिख भी सकते हो डायरेक्टली। चलो अब वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। हाँ एक काम की जानकारी बता देता हूँ, बाय बाय हो गया था भैया मेरा, लेकिन भूल गया मैं। देखो मैं जो है ना क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है कि सारी किताबें करवाने वाला हूँ हरियाणा बोर्ड वालों के लिए, तो मजे आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वंटी जरूर दबा लेना यार, तुम दबाते ही नहीं हो घंटी, ना सब्सक्राइब करके जाते यार, कर दिया करो कुछ तो। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, मजा आया तो कमेंट जरूर से करना कैसी लगी है, बस मुझे भी मजा आ जाता है थोड़ा सा आपकी कमेंट पढ़ के। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, अब बाय बाय।